जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए जीएस के 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसका कथन है? दोस्तों, आपको बताना है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज एन illusion. हुज स्टेटमेंट इज दिस? ऑप्शंस हैं आपके हेरोल्ड लॉस्की, GDH कॉल, हर्बर्ट ए साइमन, नन ऑफ दीज। दोस्तों, ऑप्शन आपका बी सही होगा, जॉर्ज डगलस हावर्ड कॉल जॉर्ज डगलस हावर्ड कॉल, ऑप्शन बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उस पर दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है तत्व नहीं पूछ रहा है, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट? कह रहा है कि दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन दोस्तों इसमें बी वाला सही होगा। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये 46.6% पाया जाता है। ठीक है ना। और जो दूसरा है सिलिकॉन आपका कितना पाया जाता है? तो 27.72%। तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एल्युमिनियम है, ये 8.13% है। आयरन आपका 5% है, 5%। ऑप्शन आपका बी सही होगा, सिलिकॉन क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन है। मैजिनोट लाइन जो है दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय फ्रांस ने जर्मनी के द्वारा किए जा रहे अटैक्स को डिफेंस करने के लिए एक जो है दीवार लाइन बनाई थी जिसे मैजिनोट लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन आपकी इंडिया और चाइना के मध्य में स्थित है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है आपको बताना है कि मुद्रा इनमें से ऑप्शंस में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सेकंड ऑप्शन स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। थर्ड ऑप्शन इज न्यू प्लैनेट डिस्कवर्ड, खोजा गया नया ग्रह। या फिर डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अर्बन टाउनशिप, शहरी नगरीकरण के विकास और नियामक प्राधिकरण। दोस्तों, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, विकास और पुनर्वित्त एजेंसी। मुद्रा का क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों? तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। दोस्तों, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ये योजना किससे संबंधित है? तो यह सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था।
इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। जो पहला ऋण है, प्रथम वाला जो ऋण है वह है शिशु ऋण। शिशु ऋण, इसमें क्या होता है कि जो ऋण प्राप्त करता है वह कितना पाता है, 50,000 तक का लोन उसे दिया जाता है। दूसरा जो है वह होता है किशोर ऋण। किशोर ऋण के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा कि जो जिसे ऋण प्रदान किया जाएगा उसकी राशि 50,000 से 5 लाख तक होगी, ठीक है ना। और तीसरा जो ऋण प्राप्त करने वाला है उसे जो है तरुण ऋण की कैटेगरी में रखते हैं, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो 5 लाख से 10 लाख है, ठीक है ना। तो मुद्रा योजना जो कि सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है शुरू की गई थी। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। यह एजेंसी जो है शिशु ऋण के तहत 50,000 तक का ऋण प्रदान करती है। किशोर ऋण के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जबकि तरुण ऋण में जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए जो है आर्थिक सहायता के रूप में, वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है, आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर में भेजने की तकनीकों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, ए आर एक्नॉलेजमेंट, ए आर रिक्वेस्ट, पिगी बैंकिंग या पिगी फॉर्मिंग। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी वाला सही होगा, पिगी बैंकिंग। आईटी में जो आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट है उसको अस्थायी रूप से यदि देर में भेजा जाए तो उस तकनीक को हम लोग पिगी बैंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, व्हाट बी कॉल्ड या व्हाट कॉल्ड? तो दोस्तों उसे जो है क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पारभासी जो है वस्तु। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त वस्तु। ऑप्शन आपका चौथा सही होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास टॉर्च होगी, टॉर्च भी तो जो है सूर्य की तरह ही प्रकाश उत्पन्न करती है। दूसरा आपका तारे हो गए, स्वयं सूर्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, ल्यूमिनस पिंड कहलाते हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। ऑप्शंस आपके, माइकल फैराडे, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, आंद्रे मैरी एम्पियर, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज जो है, फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन है? तो वह हैं आंद्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा। माइकल फैराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के लिए जाना जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ठीक। और हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड को किस लिए हम लोग जानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को व्युत्पन्न सिद्धांत प्रदान किया था इन्होंने, व्युत्पन्न करने का सिद्धांत। तीसरा आप जान ही रहे हैं। चौथा जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत इसने दिया था, तो वे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं अपना,
धोने का सोडा क्या है, आपको बताना है इनमें से धावन सोडा किसे कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपका डी सही होगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होगा और इसे जो है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। धावन सोडा या धोने का सोडा दोनों ही इसे पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन है आपके 1931 में, 1930 में, 1933 में या 1932 में। तो 1932 का साल था, इसी साल जो है द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था। ठीक है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1932। दोस्तों ये जो है कितने दिनों तक चला था, तो ये है आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक इसका आयोजन किया गया था। जो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है या जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक ये हुआ था। और जो दोस्तों सेकंड गोलमेज सम्मेलन है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। पहला जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक पहले सम्मेलन की बैठक हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में आयोजित किया गया था। दोस्तों 10वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। Which of the following articles the Constitution of India deals with the protection of interest of minorities? तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी। आर्टिकल 47 अर्थात अनुच्छेद 42 ये राज्य काम की मानवोचित दशाएं स्थितियां उपलब्ध कराएगा, ऐसा प्रावधान है। आपका अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 है वो कहता है कि जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए इंसानों के लिए क्या उचित होगा उस जिस परिस्थिति में वो है, ऐसी दशाएं वो व्यक्ति को उत्पन्न कराएगा, इंसान को उत्पन्न कराएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, उसे मातृत्व अवकाश प्रदान करने की व्यवस्था सरकार ने की है। ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 42 के। आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है, एक वाक्य में ही ये जो है प्रश्न पूछेगा, ये कहेगा उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद की में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, तो 18 के। ठीक, 17 में आपने सुना होगा अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता। ठीक है ना। आर्टिकल 24 दोस्तों मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, उनके नियोजन पर प्रतिषेध है। कहने का मतलब जो भी जोखिम भरे स्थान हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, वहाँ पर आप 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी रूप में जो है काम उनसे नहीं ले सकते हैं, आर्टिकल 24 में कहा गया है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा,
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कवरत्ती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, कवरत्ती। दोस्तों जो 8 केंद्र शासित राज्य हैं इस समय, उनकी मैं राजधानियां बता देता हूं। अंडमान की थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, आधा आधा लिखूंगा आप लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की जो है कवरत्ती है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, ठीक। दिल्ली की नई दिल्ली है, नई दिल्ली। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर का आपका जो ग्रीष्मकालीन है वह श्रीनगर है, और जो शीतकालीन है वो जम्मू है। लद्दाख की जो है राजधानी लेह है। दादरा नागर हवेली और दादरा नागर हवेली दमन एवं दीव की राजधानी क्या है? तो दमन है, ठीक है ना। और आपका एक और बच रहा है पुदुचेरी, इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी। कहीं कहीं पुडुचेरी, कहीं कहीं पौंडचेरी आपको लिखने को मिलेगा। इनमें से जो आपका दिल्ली है, दिल्ली, आपका जो है जम्मू कश्मीर, आपका पुदुचेरी, यहाँ पर जो है आपको विधानसभाएं, इनकी अपनी विधानसभाएं हैं, इन केंद्र शासित राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 12वां प्रश्न आपका कह रहा है भौतिक यात्रा ज्योति की इकाई क्या है? दोस्तों ये गलत लिख उठा है। भौतिक मात्रा, भौतिक राशि जो होती है ज्योति का जो इकाई है वह क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इल्यूमिनेंस? इल्यूमिनेंस की जो है क्या होता है इकाई? तो ये होता है लक्स, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स का होगा वेबर। प्रेरकत्व का क्या होगा? प्रेरकत्व हेनरी। दोस्तों यदि इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मुझसे भूल हो तो माफ कीजिएगा। पदार्थ की मात्रा का होगा दोस्तों मोल। तेरहवां प्रश्न है आपका, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड। दोस्तों इसे कहते हैं हम इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, ठीक। डेंड्रोलॉजी होता है दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन, पेडोलॉजी में क्या करते हैं? मृदा का अध्ययन, ठीक है ना, मृदा का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? जो अमाशय है हमारी, वहाँ पर कौन सा प्रोटीन है जो मतलब एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक? ऑप्शंस ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सेलेवरी एमाइलेज या पैनक्रियाटिक कैनाल। दोस्तों ऑप्शन जो है आपका पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, ना ही लार सलाइवेरी एमाइलेज होगा, ना ही जो है आपका पैनक्रियाटिक कैनाल होगा। पेप्सिन एंजाइम जो है इसका स्राव जो है अमाशय में होता है दोस्तों। यह आपके प्रोटीन जो आप खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है उन्हें पचाने में आपकी
मदद करता है। ये क्या करता है प्रोटीन, लार एमाइलेज को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है और उसके बाद जो है जिसकी मदद से हमारा जो है प्रोटीन पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है। जो नगर पालिका वाले हैं वह ठोस अपशिष्ट जो है हमारे उस कचरे को जब उसका निपटान करते हैं तो वह जो तकनीकी यूज करते हैं वह सबसे कम पसंद की जाने वाली कौन सी है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिकेटिंग कहते हैं, ब्रिकेटिंग। ऑप्शन आपका डी सही होगा। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, मत्स्य जो है आपका महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान आपका तूतुकुड़ी में स्थित है, तूतुकुड़ी। ऑप्शन डी वाला सही होगा। पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर जी के द्वारा, चित्रा बनर्जी के द्वारा, अरविंद अधिका के द्वारा या विक्रम सेठ के द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही होगा, शशि थरूर। शशि थरूर जी की और कई पुस्तकें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे वाई आई एम हिंदू, एक पुस्तक तो ये हो गई उनकी। दूसरी पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। आगे भी है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और तीसरी जो पुस्तक है वह है इनग्लोरियस एम्पायर। ठीक, ये चारों पुस्तकें याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, वाई आई एम हिंदू, द एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और जो चौथी पुस्तक है वह इनग्लोरियस एम्पायर है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके सेस्मोग्राफ, ओडोमीटर, बैरोमीटर या ऑडियोमीटर। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी सही होगा, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ में हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर मापी जाती है। तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। ओडोमीटर से हम लोग पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसके द्वारा जो चली गई दूरी है उसको मापते हैं। पहिया गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी का मापन, ठीक। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, ऑडियोमीटर से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है, ध्वनि की तीव्रता का मापन। ग्रेविमीटर एग्जाम्स में पूछता है, ग्रेविमीटर, इसमें पानी की सतह के ऊपर तेल की उपस्थिति का मापन किया जाता है, तेल है कि नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, ठीक। ऑप्शंस हैं आपके दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर। यदि इनके इस ऑप्शन के बारे में मैं बात करूं तो उत्तर तो इसमें जो है लाहौर होगा, 19वां प्रश्न का उत्तर लाहौर होगा। ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिए हैं, यहाँ ऑप्शंस गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर मैं ये जो चारों ऑप्शंस हैं, यहाँ क्वेश्चन शायद मैं बनाना चाह रहा था कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वह इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो आपका जो है तृतीय क्षेत्र का जो बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन, यह जो है नहीं आता है। बाकी ये तीनों वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ट्यूशन ऑक्यूपेशन, जो ट्यूशन व्यवसाय होता है, लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, बैंकिंग, ये तीनों सेक्टर आपके जो है तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था को
के तृतीय क्षेत्र से आते हैं। जैसे हम लोग मेज़र करते हैं इकोनॉमी को, तो उनकी जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अर्थव्यवस्था को किसी देश की। तो जो 3 व्यवस्थाएं हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है मधुमक्खी पालन हो गया, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सभी जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग धंधे आते हैं, निर्माण, विनिर्माण, ये सारे उसमें आते हैं। और जो थर्ड नंबर होता है उसे हम लोग जो है सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र में आपका बैंकिंग, बीमा, ट्यूशन, जो है कॉल सेंटर में काम करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैं ये बनाना चाह रहा था, जबकि प्रश्न आपका महाराणा रणजीत सिंह वाला बन गया है और ऑप्शन बदल गए हैं। तो प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर होगा आपका, महाराणा रणजीत सिंह जी की जो राज्य की राजधानी थी वो तो लाहौर थी। बाकी मैंने तीनों के जो चारों ऑप्शंस हैं उसके संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित किया जाएगा? जो भारत और एशिया, अभी तक एशिया में कहीं पर भी कोई भी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नहीं बना है। तो प्रश्न है आपका, इंडिया एंड एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी सेटअप इन विच सिटी? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पटना, हरिद्वार, देवप्रयाग या वाराणसी। तो यह जो है आपका जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो आपका पटना में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दोस्तों ये थे जो है 20 क्वेश्चन जीएस के। इनको जो है एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।